Assalamu alaikum and welcome to Intellect Coaching Center's YouTube channel. Today, in programming fundamentals, we are going to discuss about arrays और arrays का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और वन डायमेंशनल एरे इस ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह कवर करेंगे और 2D एरे यानी कि मल्टी डायमेंशनल एरे विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आज का एजेंडा देख लेते हैं. व्हाट प्रोग्राम्स वी आर गोइंग टू कोड टुडे. The first program in which we are going to study about the fundamentals of array और उस प्रोग्राम के अंदर हम लोग एक array के अंदर मौजूद एलिमेंट्स का सम करेंगे. फिर एक अगला प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग array के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स में से मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर और उनका एवरेज मालूम करेंगे. और उसके बाद फिर दो प्रोग्राम्स हम ऐसे करेंगे जो कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं. एक मशहूर ज़माना प्रोग्राम है विनिंग डिजिट एंड प्लेयर्स वाला और एक दूसरा सालसा वाला प्रोग्राम है. सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग. अच्छा, कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना है कि हमें एरे की जरूरत पेश क्यों आई. मिसाल ले लीजिए कि आप कोई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं और जो वहाँ की मैनेजमेंट है उन्होंने आपसे कहा है कि आप बराए मेहरबानी 500 स्टूडेंट्स के लिए, जो कि एक बहुत नॉमिनल से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 500 स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट बना दीजिए या प्रोडक्ट बना दीजिए, सॉफ्टवेयर बना दीजिए. सो व्हाट यू विल डू कि आप 500 स्टूडेंट्स के काउंटेड कि लेट सपोज उनकी स्टूडेंट आईडी होगी, उनका स्टूडेंट नेम होगा, फादर नेम होगा, जेंडर होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, उसका एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल एड्रेस होगा एंड समथिंग लाइक 10 चीजें इस तरह की हैं. तो देयर आर 500 स्टूडेंट्स और एक स्टूडेंट की आपने 10 रिकॉर्ड्स आपने रखने, मतलब 10 एट्रीब्यूट्स उसके आपके पास मौजूद हैं. तो अगर एक स्टूडेंट के लिए 10 एट्रीब्यूट्स हैं, सो 500 स्टूडेंट्स के लिए यू विल नीड टू हैव 5000 वेरिएबल्स. आपको 5000 वेरिएबल्स चाहिए सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए. और अगर आप इसी को उठा के यूनिवर्सिटी के पास लेके चले जाएं तो डेफिनेट सी बात है कि यूनिवर्सिटी यूज्ड टू हैव थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स. देयर वुड बी समथिंग लाइक 5000, 10000, 15000 स्टूडेंट्स. तो अब आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. लेट्स सपोज कि अगर 15000 स्टूडेंट्स भी हैं और you are recording 10 attributes for a single student, so you will need to have something like 1,50,000 variables. So that's too much. मतलब सिर्फ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने में ही मतलब कितने हफ्ते निकल जाएंगे ना. सो इसका मतलब ये कि दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच. अच्छा, अब इस मसले को ओवरकम करने के लिए फिर एरे आया. सो एरे क्या करता है, दो पॉइंट्स याद रखिएगा. एरे इज कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन. कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है एक के बाद दीगरे, यानी कि एक के बाद एक एलिमेंट इसके अंदर प्लेस किया जाता है. और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर हमेशा सिमिलर एलिमेंट्स रखे जाते हैं. यानी कि मिसाल के तौर पे अगर मैं एरे बना रहा हूं तो मैं किसी एक पर्टिकुलर डेटा टाइप की एरे बना सकता हूं. या तो मैं इंटीजर की एरे बनाऊंगा, या मैं फ्लोट की एरे बनाऊंगा, या कैरेक्टर की, या फिर मैं स्ट्रिंग्स की एरे बनाऊंगा. अगर लेट सपोज मैं इंटीजर की एरे बना रहा हूं तो उसके अंदर स्ट्रिंग्स नहीं आ सकते. और अगर मैं स्ट्रिंग्स की एरे बना रहा हूं तो उसके अंदर इंटीजर्स नहीं आ सकते. दो बातें हो गई. तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि द इंडेक्स ऑफ एन एरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो. अच्छा, अब जरा इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर लेते हैं. मान लेते हैं कि हमारे पास ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको मैं एरे में स्टोर करवा रहा हूं. आप मान सकते हैं कि शायद ये किसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं. ठीक है, और ये एरे इस तरह की दिखती है कि पहला इंटीजर यहाँ पर आएगा, दूसरा इंटीजर यहाँ पर, तीसरा, चौथा और ये पांचवा इंटीजर. और आप देख लीजिए, मेरी पहली बात मुकम्मल हो गई कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, बीच में कोई गैप नहीं है. यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ 65 ना हो और 65 इसके बाद हो. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है. अच्छा, अब दूसरी बात मैंने क्या बताई थी कि सारे इंटीजर्स, अगर इंटीजर की एरे है तो तमाम सारे इंटीजर्स होंगे. परफेक्ट, दैट मेक सेंस. अच्छा, आखिरी बात क्या थी कि द इंडेक्स ऑफ एन एरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो. जो एरे का पहला एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं कि ये इंडेक्स जीरो पर मौजूद है. देखने में ये पहला एलिमेंट है लेकिन इसका इंडेक्स जीरो है. इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि इसमें इंडेक्स नंबर 3 पे कौन सा एलिमेंट रखा हुआ है, तो यू विल से 98, नॉट 78. ठीक है जी. तो इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर 98 रखा हुआ है. देयर आर टोटल 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स but the highest index of this array is 4. The index is always number of elements minus 1. How many elements are there? 5. 5 minus 1 becomes 4. So याद रखिएगा, the index of an array always starts from 0. अच्छा, अब इसको कोड करने चलते हैं and let's see how it works.
मैंने कहा कि जिस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मैं एक एरे बना लेता हूँ और उसका नाम मैंने रख दिया नम। बस फर्क ये होगा कि आपको यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। अच्छा, अब एरे को डिक्लेयर करने के 3 मुख्तलिफ तरीके हैं और आप उसमें से किसी भी एक तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं यहाँ लिख दूं नम और ब्रैकेट में लिख दूं 5, दैट्स इट। इसका मतलब ये है कि एक एरे बनाई जाएगी जो कि इंटीजर टाइप की होगी, उसका नाम नम होगा और देयर विल बी 5 एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स क्या होंगे हमें ये बात नहीं पता। अच्छा, दूसरी बात ये पॉसिबल है कि मैं उसको बता दूं कि 5 और मुझे इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो एलिमेंट्स देने पड़ेंगे। मैंने कहा कि एक एरे होगी इंटीजर टाइप की, नाम होगा उसका नाम, देयर विल बी 5 एलिमेंट्स और वो 5 एलिमेंट्स ये होंगे। ठीक है। अच्छा, एरे की एक लिमिटेशन पहले ये थी कि आपको एरे के बारे में बताया जाता है कि ये फिक्स साइज एलिमेंट है, यानी कि इसके अंदर हमें बताना ये पड़ता है कि कितने एलिमेंट्स होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे भी 5 लिखा, यहाँ भी मैंने 5 लिखा, मुझे शुरू में ही बताना पड़ेगा। और यही किसी हद तक लिमिटेशन है और इस लिमिटेशन को ओवरकम किया जाता है लिंक लिस्ट से, जो बहरहाल डेटा स्ट्रक्चर्स का पार्ट है। अच्छा, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। आजकल की एरे होशियार हो गई है और मैंने अब इसको ये नहीं बताया कि हमारी नंबर ऑफ एलिमेंट चार्ट दिया, लेकिन मैंने इसको एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन कर दिया कि यार अब तुम खुद काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, तो खुद यहाँ पे 7 को प्लेस कर लेगा। अब हमारी एरे इतनी इंटेलिजेंट हो गई है। पहले हमें बताना ये पड़ता था कि हाउ मेनी एलिमेंट शुड बी देयर, वी नीड टू स्पेसिफाई ओवर देयर, बट दिस इज नॉट द केस नाउ। अब आप यहाँ पर ये वाला काम भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने एलिमेंट स्पेसिफाई कर दिए, वो खुद इसको यहाँ पर 7 सपोज कर लेगा। So this is how array can be declared and defined in 3 different ways. ठीक है जी। अच्छा, मैं अभी क्या करता हूँ कि मुझे एक किस्म की एरे चाहिए, तो मैंने ये वाली एरे बना ली है। ठीक है जी, इंटीजर टाइप की एरे है, नाम है इसका नम, और चूंकि ये एक एरे है इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं और जो भी इसके एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख देते हैं। अच्छा, अब मैं देखना चाहता हूँ कि नम के 2 पे क्या पड़ा हुआ है। याद रखिएगा ये 2 का मतलब सेकंड इंडेक्स है। तो दिस वन इज 0, दिस वन इज 1 एंड दिस वन इज 2। अगर मैं इसको रन करूंगा सो द आउटपुट शुड बी 98, बिकॉज द इंडेक्स ऑफ एन एरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। सो आप देख लीजिए कि सेकंड इंडेक्स के ऊपर 98 रखा हुआ है। और अगर मैं इसको चेंज करके 6 करके देखूं, सो आई गेस द आउटपुट शुड बी 3, because there are 7 elements in the array and the last index is 6. That's perfect. अच्छा, अब इसको प्रिंटिंग का तरीकेकार देख लेते हैं। एक प्रिंटिंग का बुनियादी तरीकेकार तो ये है कि मैं इंडेक्स 0 पे रखे हुए एक एलिमेंट को प्रिंट करवाऊं। मैं एंटर लगा देता हूं सो दैट आई कैन हैव अ बेटर व्यू, और इन सबको मैं कॉपी करूं। तकरीबन 7 मरतबा मुझे कॉपी करना पड़ेगा और उसके बाद मैं यहाँ पे नंबरिंग चेंज कर दूं, 0 1 2 3 4 5 6। So this one was 0 index and this one was 7th index। मैं इसको रन करूंगा तो ये एरे के तमाम एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये काम हम लोग मतलब बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं इस वक्त ना। एंड द रीजन इज दैट कि अभी तो देयर आर ओनली 7 एलिमेंट्स इन द एरे, बट इफ देयर वुड बी 700 एलिमेंट्स सो दैट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर अस टू कोड लाइक दिस वन ना। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमने इस मसले को हल करने के लिए हमने ये बात पढ़ी है कि अगर आपको कोई काम बार बार करना पड़ रहा है तो आप उसके लिए लूप इस्तेमाल कर लीजिए। दैट्स परफेक्ट। अच्छा जी, इंटीजर I is equals to 0, याद रखिएगा इंडेक्स ऑफ एन array always starts from 0, that's why I am starting my iterations, I am starting my loop from 0 and I should is less than 7। less than 7 का मतलब ये है कि ये लूप कहां तक चलेगा, 6 तक चलेगा, and I प्लस प्लस। और अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर num I प्रिंट करवा दिया और होगा क्या कि सबसे पहले I की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे num 0 प्रिंट होगा, दैट इज 54। I की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, सो द वैल्यू ऑफ I विल बी 1, 1 इज लेस देन 7, द कंडीशन इज ट्रू, वो नीचे आएगा 1 यानी कि num 1 को प्रिंट करेगा, num 1 इज 87, I की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू होगी, num 2 पे क्या रखा हुआ है 98, so on so forth until the value of I is 6। यहाँ पे आके num 6 प्रिंट होगा और num 6 पे क्या रखा हुआ है 3। लेट्स सी कि व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम।
दैट्स कूल। सो दिस इज सो सिंपल। इस तरीके से हम किसी भी एरे के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारे आज का पहला प्रोग्राम है एरे के एतबार से, कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है इन विच वी हैव टू सम ऑल द नंबर्स दैट आर प्रेजेंट इन एन एरे। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। मैं फिलहाल क्या करता हूँ कि एक एरे फिक्स कर लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, और मैं कहता हूँ कि उसके अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे और वो एलिमेंट्स मैं लिख देता हूँ। अच्छा, मैं अगर इसका सम करके देखूं, सो 2 + 1 becomes 3, 3 + 4 becomes 7, 7 + 5 becomes 12, 12 + 6 becomes 18, यानी कि इसका सम कितना आना चाहिए? 18। ऑलराइट। अच्छा, अब मैं लूप लगाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बार बार सम करवाना पड़ेगा। आई को 0 से स्टार्ट किया, i is less than 5, क्योंकि i का लूप, i का जो हमारी एरे है, देयर आर 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द हाईएस्ट इंडेक्स विल बी 4। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा सम के नाम से। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने आसानी के लिए सम लिखा हुआ है, और मैंने लिखा सम इज इक्वल टू सम प्लस नम आई। अच्छा, ये काम मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने लाइक आई ऑलवेज से कि जिस तरीके से इंसान काम करता है, बिल्कुल आप इसी तरीके से कंप्यूटर से भी काम करवाना शुरू कर दीजिए। यही काम हमने करना है, ठीक है जी। यानी कि सबसे पहले मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ भाई सम करना शुरू कीजिए, तो आप मुझसे पहले बोलेंगे सर इनिशियल पहला नंबर क्या है? मैंने कहा 2। तो आपने अपने सम के वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज किया हुआ होगा, 0 + 2 becomes 2। फिर आप मुझसे पूछेंगे सर अगला नंबर क्या है? मैंने कहा 1। तो आप क्या करेंगे? 2 में 1 प्लस कर देंगे, जो प्रीवियस सम था उसके अंदर नया एलिमेंट ऐड कर देंगे, सो दैट विल बिकम 2 + 1 बिकम 3। फिर आप मुझसे पूछेंगे सर नेक्स्ट नंबर क्या है? मैं बोलूंगा 4। सो 3 + 4 becomes 7, यानी कि प्रीवियस सम के अंदर आप नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करते चले जाएंगे। दिस इज हाउ यू डू एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू। मतलब आपने प्रोग्राम भी ऐसा लिखना है जैसे आप सोच रहे हैं। सो इस तरीके से ये सम हो जाएगा। अच्छा, इसका सम पहले प्रिंट करवा लेते हैं, फिर इसकी इटरेशंस करके देख लेंगे कि इज इट वर्किंग और नॉट। दैट्स कूल एंड यस द आंसर इज 18। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि हो कैसे रहा था। सम की वैल्यू 0 है, यहाँ पर सम की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0, आई इज लेस देन 5, द कंडीशन इज ट्रू। नीचे आएगा नम 0, नम 0 पे क्या रखा हुआ है? 2। सम की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे 2 प्लस किया, सम 0 + 2 becomes 2। ठीक है जी। उसके बाद आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, अगली मर्तबा क्या हो जाएगी? वैल्यू 1 हो जाएगी। सम की वैल्यू क्या थी? 2, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, 2 + 1 becomes 3, इस सम की वैल्यू 3 हो गई है। उसके बाद आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू ऑफ आई विल बी 2, यानी कि इंडेक्स नंबर 2 पे क्या रखा हुआ है? 4। द प्रीवियस वैल्यू ऑफ सम वाज 3, 3 + 4 becomes 7 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये उस वक्त तक चलता जाएगा जब तक कि ये एरे के तमाम एलिमेंट्स को एक्सेस नहीं कर लेता। सम कैलकुलेट करने के बाद मैंने उसको लूप के बाहर प्रिंट किया है। अच्छा, स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं? इसको लूप के अंदर प्रिंट करते हैं, तो वो करेगा क्या? क्या हर आइट्रेशन के बाद सम की वैल्यू क्या हुई है वो ये दिखा देगा, ठीक है, जबकि आई नीड टू हैव द टोटल सम, यानी कि पूरा सम कितना आया है। अच्छा, अब इसमें एक थोड़ी सी एडिशन हम लोग और कर लेते हैं कि अभी तो ये मैंने एरे फिक्स की हुई थी, अब मैं चाहता हूं कि मैं यूजर से इनपुट ले लूं एरे, कि भाई मुझे नंबर्स बताइए कि क्या क्या नंबर्स हैं एरे के अंदर, और फिर मैं उसका सम प्रिंट कर दूंगा। मुझे इनपुट लेने के लिए फिर एक और लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगेन मैं लूप बिल्कुल वैसे ही लगा रहा हूं जैसे मैंने सम करने के लिए लगाया था, क्योंकि आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, एंड द रीजन इज दैट द इंडेक्स ऑफ एन एरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, और ये कहां तक चलेगा? 4 तक, बिकॉज आई नीड टू हैव 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। अच्छा, अब मैंने लिखवाया कि इंटर एट इंडेक्स, और जो भी इंडेक्स की वैल्यू होगी वो लिखी हुई आ जाए, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा कि जो भी एलिमेंट आएगा वो नम के आई इंडेक्स पे सेव होगा, ठीक है। अब इसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किस तरह का आउटपुट हमारे पास आ रहा है। इंटर एट इंडेक्स 0, आई सेड 2, 3, 1, 4, 2। अगर आप इन नंबर्स को सम करें, 2 + 3 becomes 5, 5 + 1 becomes 6, 6 + 4 becomes 10, 10 + 2 becomes 12। इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही आ रहा है। अच्छा, अब इसको खूबसूरत बनाने के लिए बहरहाल आप कुछ भी कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, इसके अंदर एक कॉलम लगा दीजिए, एंड यस यू आर डन।
अब देखिए बिल्कुल सही लिखा हुआ आ रहा है, इंडेक्स एट जीरो, इंडेक्स जीरो। और ये क्यों लिखा हुआ आ रहा है, गौर कीजिएगा, आई की वैल्यू जीरो थी इनिशियली, तो लिखा हुआ आ जाएगा इंटर एट इंडेक्स, आई की वैल्यू जीरो है तो लिखा हुआ आ गया जीरो। ठीक है, मैंने लेट सपोज इनपुट दिया है इसको 32, अब लिखा हुआ आ गया इंडेक्स वन। अच्छा एक बात और भी गौर कर लीजिएगा, क्योंकि आई की वैल्यू जीरो थी, जो भी मैं इनपुट दूंगा वो कहाँ पे सेव हो जाएगा, नम जीरो पे। अगली मरतबा आई की वैल्यू वन हो जाएगी, लिखा हुआ आएगा इंटर एट इंडेक्स वन, और मैं जो भी इनपुट दूंगा वो कहाँ पे सेव हो जाएगा, नम वन के ऊपर, और ये इस तरीके से एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। 195 इज द सम। आई होप कि इसमें आपको आपके एरे के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। और नेक्स्ट प्रोग्राम में व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मिनिमम मैक्सिमम एंड एवरेज ऑफ द इंटीजर्स प्रेजेंट इन एन एरे। यानी कि एक एरे के अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर और एवरेज नंबर ऑफ एवरेज नंबर निकालना है हमने उन तमाम इंटीजर्स का जो कि एक एरे के अंदर मौजूद हैं। लेट्स स्टार्ट कोडिंग। और अगेन मैं इसमें एक एरे सपोज कर लेता हूँ, और मैंने इसके अंदर 5 ही एलिमेंट्स रखे हैं इनिशियली, और मैं इसको फिक्स भी कर देता हूँ, और इसमें एक नंबर को इसे मैं नेगेटिव भी रख लेता हूँ ताकि बात बेहतर अंदाज से समझ में आ सके। ऑलराइट, अब मुझे क्या करना है, मिनिमम नंबर लेना है, मैक्सिमम नंबर लेना है और एवरेज लेना है। ठीक है जी, मैं चूंकि इंटीजर में काम कर रहा हूँ तो मैं इंटीजर ही मैक्स, मिन और एवरेज ले रहा हूँ, ऑल्दो कि द वैल्यू ऑफ द एवरेज कुड बी इन डेसिमल एज वेल ना, लेकिन बहरहाल मैं इंटीजर्स पे काम कर रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट द लॉजिक, बाद में आप इसकी डेटा फ्लोट में चेंज कर सकते थे और उस पर भी काम कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ही पैदा होता है कि अब सोचेंगे इंसानी दिमाग कैसे सोचता है कि भाई मिनिमम नंबर कैसे आएगा, मैक्सिमम नंबर कैसे आएगा। चले पहले मैक्सिमम की बात करते हैं। तो अब आप सोचें, आप इसको यहाँ से रीड करना शुरू करें। मैंने कहा भाई मैक्सिमम नंबर ढूंढिए, तो आपने कहा भाई जो पहला नंबर है ना यही मैक्सिमम है। फिर आपने यानी कि आपके आपके ख्याल में मैक्सिमम नंबर इज 32। फिर आपने अगला एलिमेंट देखा, वो पता चला 65 है, वो तो 32 से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि आपने कहा कि अब 32 मैक्सिमम नहीं है बल्कि 65 मैक्सिमम है। उसके बाद फिर आपने क्या किया, 12 को स्कैन किया, 12 को स्कैन करने के बाद पता चला कि नहीं तो छोटा है, 65 ही मैक्सिमम है। -54 को स्कैन किया, पता चला कि नहीं भाई ये तो छोटा है, इसका मतलब ये कि 65 ही मैक्सिमम है। और आखिर में आपने 0 को स्कैन किया, पता चला कि भाई ये भी छोटा है, यानी कि 65 ही मैक्सिमम है। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई है, स्कैनिंग करनी है, फॉर लूप लगा दीजिए, और कहां तक लगाएंगे, लेस देन 5 तक लगाएंगे ताकि वो तमाम एलिमेंट्स को स्कैन कर सके। और मैंने क्या बताया था कि हम क्या सपोज करेंगे, जो पहला एलिमेंट है वही मैक्सिमम है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई नम के इंडेक्स पे जीरो पे, नम के जीरो इंडेक्स पे रखा हुआ जो एलिमेंट है ना, आप उसको मैक्सिमम सपोज कर लीजिए। ऑलराइट, अब मैंने कहा कि अगर नम आई में आने वाला एलिमेंट बड़ा हो मैक्स से, तो फिर यानी कि अपने मैक्स की वैल्यू चेंज कर देना। क्या करना कि जो भी नम आई की वैल्यू है वो मैक्स को असाइन कर दीजिएगा। हमने यही किया था ना कि शुरू में माना था कि 32 बड़ा है, लेकिन बाद में पता चला था कि भाई 65 बड़ा है, तो फिर हमने क्या किया था, 65 को मैक्स मान लिया था। ये वही वाला काम मैंने किया है। और बस उसके बाद वो तमाम एलिमेंट्स को स्कैन करता चला जाएगा, जहां पर भी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी कि आने वाला एलिमेंट मैक्स की वैल्यू से बड़ा होगा, वो मैक्स की वैल्यू को स्वैप कर देगा। चेक कर लेते हैं कि मैक्स की वैल्यू क्या आ रही है। सो यस, इट्स गिविंग मी 65, दैट्स परफेक्ट। और अच्छा, मैं इसकी वैल्यू अगर चेंज करके देखूं, यहाँ मैंने 100 कर दिया, तो इट शुड गिव मी 100 नाउ। दैट्स कूल, दैट्स परफेक्ट। ठीक है जी। अच्छा, तो मैक्सिमम इज डन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिनिमम बहुत आसान है। अब आप क्या करेंगे, अब आप पहले एलिमेंट को सबसे छोटा मान लीजिए कि भाई 32 सबसे छोटा है। आपने अगला एलिमेंट स्कैन किया 65, पता चला कि नहीं नहीं 32 ही सबसे छोटा है। अगला एलिमेंट स्कैन किया दैट इज 12, अब समझ में आया कि नहीं नहीं 12 छोटा है। तो मैंने क्या किया, मिन की वैल्यू को 12 कर दिया। तो मैंने स्कैन किया है 54, माइनस का 54, पता चला कि ये तो और छोटा है। तो मैंने कहा अब 12 मिनिमम नहीं है बल्कि माइनस का 54 मिनिमम है। मैंने मिन की वैल्यू माइनस का 54 असाइन कर दी है। उसके बाद 100 आया तो पता चला कि नहीं 100 तो बड़ा है, तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया। फाइनली आंसर कितना आएगा, माइनस का 64। तो अगेन इसके लिए मैं क्या करूंगा कि नम के 0th इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को मिनिमम मान लूंगा।
और उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन क्या लगाऊंगा, बस इसकी रिवर्स कंडीशन कर दीजिए कि भाई अगर नम आई की वैल्यू मिन से छोटी हो तो मिन को आप असाइन कर दीजिएगा नम आई की वैल्यू। और जैसे मैंने मैक्सिमम नंबर को प्रिंट करवाया है, मैं बिल्कुल उसी तरीके से मिनिमम नंबर को भी प्रिंट करवा सकता हूँ। अच्छा, इसको इस प्रोग्राम को करने के शायद मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके बताए हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है, तभी मैं इस मेथड से इसको कोड कर रहा हूँ। इसको रन करते हैं। मिनिमम शुड बी माइनस का 54 और आप देख सकते हैं कि यस इट इज, मैक्सिमम सही आ रहा है 100 और मिनिमम भी माइनस का 54 आ रहा है। ऑलराइट, अच्छा अब अगला काम हमारा क्या था, हमारा अगला काम था कि वी नीड टू फाइंड द एवरेज एज वेल। तो अब एवरेज मालूम करने के लिए हमें दो काम करने होंगे। पहले क्या करना होगा, इनका सम मालूम करना होगा और सम मालूम करने के बाद हमें उसको डिवाइड बाय 5 करना होगा, क्योंकि मेरे पास एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, 5। अच्छा, सम तो आप लोगों ने पहले सीख लिया था, तो उसके बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं। मुझे क्या करना पड़ेगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम एरे के तमाम एलिमेंट्स, यहाँ पे सम हो जाएंगे और यहाँ पर मैंने क्या करना है, सम डिवाइड बाय 5, यानी कि जो भी सम आएगा उसको डिवाइड कर दिया जाए 5। और मैं 5 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज वी आर हैविंग 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर ये 7 होते तो मैं 7 करता डिवाइड, तो मैं डिवाइड करता 7 से। अगर ये 100 होते तो मैं 100 से डिवाइड करता। ऑलराइट, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर मैं एवरेज प्रिंट करा देता हूँ। लेट्स सी। ऑलराइट, दैट्स डन। 100 माइनस 54 और 31, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं एरे के, और आप इन सब का एवरेज लेंगे, सो यू विल गेट 31 एज वेल। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये एक सिनेरियो बेस्ड सवाल है, जबरदस्त सवाल है एरे की अंडरस्टैंडिंग के लिए। राइट अ प्रोग्राम दैट सिमुलेट्स एज अ लॉटरी। The program should have an array of 5 integers named winning digit. ये array का नाम होगा winning digit with a randomly generated numbers in the range of 0 through 9 of each element in the array. यानी कि हमें एक विनिंग डिजिट की एरे बनानी होगी जिसमें रैंडमली नंबर्स जनरेट करवाने होंगे 0 से लेकर 9 तक। The program should ask the user to enter 5 digits and should store them in a second integer array named player. यानी कि जो दूसरी एरे है जिसका नाम player है, इसके अंदर हमने यूजर से इनपुट लेना होगा और इसकी लेंथ भी 5 होगी। The program must compare the corresponding elements in the two arrays and count how many digits match. यानी कि प्रोग्राम ने क्या करना है कि वो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को चेक करेगा। यानी कि मिसाल के तौर पर विनिंग डिजिट के सेकंड पोजीशन पर प्लेयर के विनिंग डिजिट की सेकंड पोजीशन, और अगर प्लेयर की सेकंड पोजीशन मैच कर जाएगी, इसका मतलब ये कि वो सक्सेस है। फॉर एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल भी दी हुई, द फॉलोइंग शोज द विनिंग डिजिट एरे एंड द प्लेयर एरे विद सैंपल नंबर्स stored in each. There are two matching digits, each 2 and 4. आप गौर कीजिए कि ये जो हाईलाइट हुए हैं ग्रीन से, यानी कि विनिंग डिजिट के सेकंड इंडेक्स के ऊपर भी 9 आ रहा है और प्लेयर के भी सेकंड इंडेक्स पे भी 9 आ रहा है। विनिंग डिजिट के इंडेक्स नंबर 4 पे भी 3 आ रहा है और प्लेयर के भी इंडेक्स नंबर 4 के ऊपर भी 3 आ रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि दे आर टू मैचिंग क्राइटेरियाज। Once the user has entered a set of numbers, the program should display the winning digit and the player's digit and tell how many digits match. ठीक है, हमें बताना ये कि कितने डिजिट्स इसमें से मैच कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। पहले तो पता हमें ये चला कि भाई देयर शुड बी टू एरेज, और हमने एक एरे का नाम रखा है विनिंग डिजिट, इसकी लेंथ 5 है, और जो दूसरी एरे है उसका नाम है प्लेयर, उसकी लेंथ भी 5 है। और चूंकि मुझे स्कोर भी काउंट करना है तो मैंने स्कोर को भी इनिशियलाइज करवा लिया। स्कोर एक सिंपल सा वेरिएबल होगा, इट विल नॉट बी एन एरे। ऑलराइट, अच्छा अब बताया गया था, पहले विनिंग डिजिट के लिए काम कर लेते हैं। तो विनिंग डिजिट की एरे के अंदर वी नीड टू जनरेट रैंडम नंबर्स। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हमें दो लाइब्रेरीज ऐड करवानी पड़ती हैं, stdlib.h और time.h। तो मैंने ये दो लाइब्रेरीज ऐड करवा ली, स्पेलिंग की मिस्टेक है। ऑलराइट, और अब मैं रैंडम नंबर जनरेट करवाने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने std इस्तेमाल किया, std का फंक्शन, उसके अंदर टाइम
क्योंकि वो जो रैंडम का फंक्शन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है रैंडम नंबर जनरेट कर रहा होता है। इसकी बैक एंड पे मिली सेकंड और माइक्रो सेकंड जो टाइम जनरेट हो रहा होता है उस एतबार से ये रैंडम नंबर जनरेट करता है। और अब मुझे चूंकि 5 नंबर जनरेट करवाने हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा। आई को 0 से स्टार्ट करूंगा एंड आई विल बी लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। और अब मैंने क्या किया कि विनिंग डिजिट के आई इंडेक्स के ऊपर रैंड का फंक्शन कॉल किया। अब ये रैंड का फंक्शन क्या करेगा, एक बहुत रैंडम सा नंबर जनरेट करके देगा, लेकिन चूंकि मुझे जो नंबर्स चाहिए वो 0 से लेके 9 के दरमियान में चाहिए, इसलिए मैं इसका मॉड ले लूंगा 10 से। तो अब ये हमेशा 0 से लेके 9 के दरमियान में ही नंबर जनरेट करके देगा। अच्छा मैं यहाँ पे कमेंट्स भी कर लेता हूँ ताकि हमें समझ में आता रहे कि हम कर क्या रहे हैं। जनरेटिंग रैंडम नंबर्स फॉर विनिंग डिजिट एरर। अच्छा अब जनरेट करवा लिए, इसको जरा प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं। प्रिंट विनिंग डिजिट एरर। तो एरर को प्रिंट करना बहुत आसान सा काम है, पहले भी करके आ चुके हैं। आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5 एंड ईच टाइम द वैल्यू ऑफ आई शुड बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। और सिंपली यहाँ पर हम विनिंग डिजिट की एरर प्रिंट करवा दें। और इसको हम कॉमा सेपरेट कर लेते हैं या ऐसा कर लेते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी। प्रोग्राम को रन किया और देखिए ये रैंडमली नंबर जनरेट होकर आ गए 63795। अच्छा ये हमेशा चेंज होंगे। तो दोबारा से मैंने रन किया, अब की बार आ गया 26978। दोबारा से इसको रन करता हूँ तो ये मुझे 90525 जनरेट करके दे रहा है। तो ये हमेशा रैंडमली नंबर जनरेट होकर आएंगे। ऑलराइट, इसका मतलब ये कि एक काम हमारा हो गया, हमने रैंडमली नंबर्स जनरेट करवाकर उसको विनिंग डिजिट की एरे के अंदर रख दिया है। अच्छा अब जो अगला काम था वो क्या था, अगला काम था कि आपने यूजर से इनपुट लेना। तो अगेन चूंकि इनपुट लेना है मैं लूप का इस्तेमाल करूंगा ताकि मेरा काम आसान हो सके। और आई प्लस प्लस, लेकिन इस मरतबा मैं क्या करूंगा, मैं पहले प्रिंट करवाऊंगा इंटर और मैं इंडेक्स नंबर प्रिंट करवा देता हूँ बेसिकली। और थोड़ा सा उसको खूबसूरत बनाने के लिए ऐसा कर लेता हूँ। और जो भी इनपुट आएगा उसको मैं प्लेयर के आई इंडेक्स के ऊपर सेव करवा दूंगा। लेट्स सी। इंटर एट 0 मैंने कहा 2 3 1 5 2। ठीक है, ये विनिंग डिजिट की एरे प्रिंट हो रही है, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैंने प्लेयर के इनपुट यहाँ पर दिए हैं। तो अच्छा इसको भी प्रिंट करवा लेते हैं। इसको प्रिंट करवाने का ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये मैंने इनपुट लिया है प्लेयर की एरे के अंदर। ठीक है, और अब मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट प्लेयर एरे। तो प्रिंट करवाने के लिए अगेन वही मैकेनिज्म इस्तेमाल करेंगे जो विनिंग डिजिट के लिए किया था। प्लेयर के ith एलिमेंट पे जो एलिमेंट है वो आ जाए और उसके बाद यहाँ पे कॉमा सेपरेट एंड दैट्स इट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं ऊपर एक मैसेज भी प्रिंट करवा देता हूँ। अच्छा चूंकि सवाल के मुताबिक पहले विनिंग डिजिट प्रिंट हो रहा था तो मैं पहले विनिंग डिजिट ही प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये प्लेयर की एरे प्रिंट हो रही है, प्लेयर एरे, और ये विनिंग डिजिट की एरे प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, विनिंग डिजिट। लेट्स सी, मुझसे इनपुट ले रहा है वो प्लेयर की एरे का 2 3 1 5 4। सो आप देख लीजिए ये पहले विनिंग डिजिट एरे आ रही है और उसके बाद फिर ये प्लेयर की एरे आ रही है। तो मुझे यानी कि प्लेयर की एरे से पहले एक बैकस्लैश n लगा देना चाहिए so that I can have a better view. That's perfect. अब आप अच्छा वैसे भी देखें अगर हम तो कोई मैच हो रहा है कि 8 2 8 3 2 1 3 4 1 5, नो मैच, कोई मैचिंग्स नहीं हो रही है। और हमारा आखिरी काम रह गया, हमने अभी तक क्या कर लिया है, रैंडम नंबर जनरेट करवाए हैं और विनिंग डिजिट की एरे में सेव करवा दिया।
हमने प्लेयर की एरे को इनपुट ले लिया है और दोनों एरेज को हमने प्रिंट करवा दिया। अब जो आखिरी काम था वो क्या था, स्कोर काउंट करना था। अगेन चूंकि मुझे दोनों एरेज को पूरा पूरा स्कैन करना है, इसलिए मैं दोबारा से लूप लगाऊंगा और दिस टाइम अगेन द लूप विल एग्जीक्यूट 5 टाइम्स फ्रॉम 0 to 4। अच्छा, अब कंडीशन चेक कीजिएगा। उसूल क्या था, सवाल क्या था कि अगर प्लेयर की और विनिंग डिजिट की सेम पोजीशन पे एलिमेंट आ जाए तो मैं क्या लिखूंगा, इफ विनिंग डिजिट का आई एलिमेंट बराबर हो जाए प्लेयर के आई एलिमेंट के, तो क्या किया जाए, स्कोर प्लस प्लस, दैट्स इट, दैट्स इट। अब देखें सबसे पहले क्या होगा, आई की वैल्यू 0 होगी, वो विनिंग डिजिट का 0 प्लेयर का 0 चेक करेगा, अगर वो बराबर होगा तो स्कोर प्लस प्लस कर देगा, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं करेगा। फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर वो विनिंग डिजिट के 1 और प्लेयर के 1 को चेक करेगा, अगर ये सेम होगा तो स्कोर प्लस प्लस होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। एंड सो ऑन सो फोर्थ, इट विल वर्क टिल 4, 4 तक ये काम करेगा, बिकॉज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ बोथ द एरेज आर 4। और आखिर में मैं स्कोर प्रिंट करवा देता हूँ, थोड़ा सा गैप देकर। भाई स्कोर ये है हमारा, मैं एरे इनपुट दे रहा हूँ, मैं सारे 5 एलिमेंट्स इनपुट दे देता हूँ। वाह, आप देखें इंडेक्स 0 के ऊपर ये दोनों एलिमेंट्स मैच कर गए, इसके अलावा कहीं पर भी मैच नहीं कर रहे। दैट्स वाई यहाँ पर एक एक इंडेक्स मैच कर रहा है, इसलिए इसका स्कोर भी 1 है। दोबारा ट्राई करते हैं इसको, और अब की बार मैं कुछ रैंडम नंबर्स दे देता हूँ। ओह, देख लें जी, कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, दैट्स वाई द स्कोर इज 0। ऑल राइट, let's move forward towards the last question of this tutorial. Write a program that lets a maker of chips and salsa keep track of their sales for 5 different types of salsa they produce: mild, medium, sweet, hot and zesty. अच्छा, अब ये हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं एक ऐसे स्टोर के लिए, समझ लीजिए कि एक ऐसे इंसान के लिए जो कि चिप्स एंड सालसा जो है ना वो बेचता है, और वो 5 डिफरेंट किस्म के सालसा उसके पास मौजूद हैं, एक माइल्ड, मीडियम, स्वीट, हॉट एंड जेस्टी। आप इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पर कोई कोई बिरयानी वाला है, और वो मुंबई बिरयानी बेचता है, वो हैदराबादी बिरयानी बेचता है, वो तय वाली बिरयानी बेचता है, और वो डिफरेंट किस्म की जो भी बिरयानियां होते हैं वो बेचता है। इट शुड यूज 2 पैरेलल 5 एलिमेंट एरेज। उसने कहता है कि भाई 2 आपको एरेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहली एरे क्या करेगी, एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दैट होल्ड्स द 5 साल्सा नेम्स। पहली एरे क्या करेगी, वो उसके पास नाम होंगे 5 साल्सा के। एंड एन एरे ऑफ इंटीजर दैट होल्ड्स द नंबर ऑफ जार सोल्ड ड्यूरिंग द पास्ट मंथ ऑफ ईच साल्सा टाइप। और दूसरी एरे के अंदर क्या होगा, हम उसमें ये लिखेंगे कि उस पर्टिकुलर साल्सा टाइप के पिछले महीने कितने जार्स सेल आउट हुए हैं। मिसाल के तौर पे माइल्ड सालसा के 50 जार सेल आउट हुए हैं, मीडियम के 75 हुए हैं, स्वीट सालसा के लेट्स सपोज 25 हुए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। The salsa names should be stored using an initialization list at the time the name array is created. तो ये तो काम हमारा काफी ज्यादा आसान हो गया। बोल रहे हैं कि जहां पर आप एरे बना रहे हैं, जहां पे आप एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, वहीं पर ही आपको सालसा के नाम फिक्स कर देने हैं। ठीक है। The program should prompt the user to enter the number of jars sold for each type. हाँ, अब जो number of jars sold है ना, उसके लिए आपको you have to take the input from the user. Once this sales data has been entered, the program should produce a report that displays sales of each salsa type, total sales, and the number of the highest selling and the lowest selling products. और बोल रहे जब एक मतलब सारा डेटा एंटर आप कर लेंगे तो फिर आपको तकरीबन 4 चीजें प्रिंट करवानी है। पहली तो ये है कि भाई हर सालसा की टाइप के आगे उसकी सेल्स कितनी हुई है, टोटल सेल कितनी हुई है, हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा था, और लोएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा था। आइए इसको कोड करने चलते हैं। सबसे पहले उसने हमसे कहा था कि भाई 2 एरेज बनेंगी, और दो, अब की बार दोनों एरेज इंटीजर की नहीं होंगी, बल्कि एक एरे स्ट्रिंग की होगी, जिसमें हम लोग सालसा का नेम रख लेंगे। ठीक है, हम इसमें नेम रख लेते हैं। और उसने कहा था कि जहां पर आप डिक्लेयर कर रहे होंगे वहीं पर ही आप डिफाइन भी कर दीजिएगा जो भी उनके नाम है। नाम भी हमें दिए हुए हैं तो हम वहां से कॉपी कर लेते हैं। माइल्ड, मीडियम, स्वीट। माइल्ड, मीडियम, sweet, then we have hot and zesty. Hot, zesty. All right. तो जो पहला काम था वो हो गया, एक स्ट्रिंग की एरे बनाई है
और स्ट्रिंग की एरे भी बिल्कुल वैसी एरे बनती है जैसे इंटीजर की बनती है, बस यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाता है। और चूंकि ये स्ट्रिंग है तो इसको इसलिए हमने डबल कोट्स में लिखा हुआ है। ऑलराइट, अगला काम क्या है, उसने कहा था भाई दूसरी एक और एरे बनेगी जिसके अंदर आपने नंबर ऑफ सेल्स लिखनी है, तो हम NOS लिखते हैं नंबर ऑफ सेल्स, और इसको भी 5 कर दिया। और कहा ये जा रहा था कि भाई आपने ये यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है जी, इनपुट लेने के लिए मैंने क्या किया, एक लूप इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज मैं मेंशन कर दूं, जो लोग डेव C++ के अलावा कोई और कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्पेशली कोड ब्लॉक के जो कुछ वर्जन है उसके अंदर मसला ये आता है कि वो आपको यहाँ पे इनिशियलाइजेशन की इजाजत नहीं देता। वही कहता है कि आप फॉर लूप के अंदर किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, बल्कि आप क्या करें, इंटीजर के सामने यहाँ पे आई लिख दें और यहाँ से इंटीजर को हटा दीजिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये कोड ब्लॉक के कुछ वर्जन के अंदर मसला आता है, बाकी ये इन जनरली ऐसा कोई मसला है नहीं। ठीक है जी, तो फिलहाल मेरे पास तो ये सही काम कर रहा है, तो मैं यहीं पे इसको इनिशियलाइज करवा रहा हूँ। इंटीजर I is equals to 0, I is less than 5 and each time the value of I should be incremented by 1। अब मुझे इनपुट लेना है, और इनपुट लेने के लिए मैं चाहता हूँ कि सामने लिखा हुआ भी आए कि मैं किस आइटम के लिए इनपुट ले रहा हूँ। तो मैंने कहा कि इंटर नंबर ऑफ सेल्स फॉर, और फॉर के बाद मैं चाहता हूँ कि लिखा हुआ आए उस आइटम का नाम, और उसके बाद उसको खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने ऐसा लिख दिया, कॉलन लगा दिया। ठीक है। अच्छा, अब जो भी इनपुट आएगा वो मैंने सेव कहाँ पे करवाना है, वो मैंने करवाया नंबर ऑफ सेल्स के अंदर। तो मैंने लिख दिया NOS और यहाँ पे करवा दिया I। लेट्स सी के व्हाट्स गोइंग ऑन। इंटर नंबर ऑफ सेल्स फॉर माइल्ड, जबरदस्त, मीडियम, स्वीट, हॉट, टेस्टी, परफेक्ट। और कर लीजिएगा ये काम कैसे कर रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नेम I। इनिशियली द वैल्यू ऑफ I वाज 0, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम 0, और नेम 0 पे क्या लिखा हुआ है, माइल्ड। और मैं जो भी इनपुट दूंगा वो सेव कहाँ पे हो जाएगा, NOS 0 के ऊपर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, I की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, तो वैल्यू ऑफ I विल बी 1, और 1 पे क्या रखा हुआ है, मीडियम। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा इंटर नंबर ऑफ सेल्स फॉर मीडियम। ठीक है, और जो भी मैं इनपुट दूंगा वो सेव हो जाएगा NOS 1 के ऊपर। उन्होंने कहा था पैरेलल एरेज होंगी, यानी कि अगर माइल्ड 0 पर है तो NOS के 0 पर इसी की सेल रखी जाएंगी। अगर मीडियम जो है वो इंडेक्स 1 पर है तो NOS का मतलब नंबर ऑफ सेल्स की एरे के अंदर भी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर मीडियम की ही सेल रखी जाएंगी। दैट्स परफेक्ट। तो ये इनपुट वाला काम तो हो गया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इनपुट नंबर ऑफ सेल्स। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड। उसके बाद क्या कहा गया था कि जब आपने एक मरतबा इनपुट ले लिया है तो अब आपने ये चेक करना है कि टोटल सेल कितनी है। तो अब मैं टोटल के लिए एक और लूप लगा लेता हूँ। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि ये सारा काम एक लूप के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, बट इट विल बी क्वाइट मैसी। तो अभी हम लोग लर्निंग फेज के अंदर है, तो लर्निंग फेज के अंदर मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जितनी आप आराम से इतना खूबसूरत कोड आप कर सकते हैं आप कीजिए। हाँ, जब आप प्रो बन जाए उसके बाद फिर आपकी मर्जी है कि आप चाहें तो एक लूप के अंदर ही सारा काम कर दीजिए। तो ये काम एक लूप के अंदर भी हो सकता है। फॉर इंटीजर I is equals to 0, I is less than 5 and each time the value of I should be incremented by 1। अच्छा, टोटल सेल निकालनी थी। टोटल के लिए आपको याद होगा पीछे भी हम लोग ये काम करके आ चुके हैं, सम वाला। तो मैंने क्या किया कि टोटल का एक वेरिएबल बना लिया और टोटल की वैल्यू क्या कर दी मैंने 0। और मैं यहाँ पे करता हूँ टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस नंबर ऑफ सेल्स, और यहाँ लिख दूंगा I। तो जो भी सेल्स आती चली जाएंगी वो टोटल में सेव होती चली जाएंगी। अच्छा जी, एक काम हो गया। फिर मिनिमम और मैक्सिमम सेल निकालनी है, ये काम भी हम पीछे करके आ चुके हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैक्स को इक्वेट करवा दिया है NOS के 0th एलिमेंट से, और मिन को भी मैंने इक्वेट करवा दिया है नंबर ऑफ सेल्स के 0th एलिमेंट से। और ये काम हम लोग पीछे शुरू में करके आ चुके हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में समझाने की जरूरत है नहीं। और मैंने कहा कि अगर नंबर ऑफ सेल्स के ith एलिमेंट की वैल्यू मैक्स से ज्यादा हो तो स्वैप कर दीजिए, मैक्स की वैल्यू को NOS I के बराबर कर दीजिए। यही काम मैं मिनिमम के लिए भी करूंगा, लेकिन वहां पे मैं क्या करूंगा, साइन चेंज कर दूंगा। अगर NOS की वैल्यू लेस देन है मिनिमम के तो मिनिमम को बराबर कर दीजिए NOS I।
जितना काम अभी तक किया है वो करके चेक कर लेते हैं कि इज इट वर्किंग और नॉट। तो मैंने बताया कि भाई टोटल लिखा हुआ आ जाए, ऑलराइट। जिस तरह से टोटल लिखवाया है ऐसी मैं अभी फिलहाल मैं मैक्सिमम सेल और मिनिमम सेल लिखवा रहा हूँ। तो हालांकि ये हमारा सवाल नहीं है, हमारा सवाल कुछ और है, हमें उनके नाम लिखने हैं। तो वो हम देख लेंगे अभी कि कैसे करेंगे। पहले मैं मैक्सिमम मिनिमम को चेक कर लूँ कि ये सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ऑलराइट, सो लेट्स सी। प्रोग्राम को रन किया है 32 12। ऑलराइट, सो अब देखिए मेरे पास टोटल आ रहा है 175। सो इट्स समथिंग लाइक 20 175 आई गेस, या अच्छा मैक्सिमम मेरा गलत आ रहा है और मिनिमम मेरा 12 आ रहा है, जो कि अभी तक सही है। दोबारा एक मतलब रन करके देखते हैं। और अब मैं आसान आसान से नंबर्स दे रहा हूँ ताकि हमें समझ में आ सके। सम तो बिल्कुल सही आ रहा है और हमारा जो मिनिमम वो भी सही आ रहा है। मैक्सिमम में गलती आ रही है। अच्छा, अब मैक्सिमम में गलती क्यों आ रही है उस बात को समझ लीजिएगा। और कीजिएगा कि मैंने यहाँ पर मैक्स की वैल्यू को एनओएस के 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है। हालांकि यहाँ पर तो अभी एनओएस की वैल्यूज है ही नहीं मेरे पास। तो इसका मतलब ये कि जो भी, अच्छा जब यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया हुआ होता तो इस एरे के अंदर गार्बेज वैल्यूज पड़ी हुई होती हैं। तो वो क्या करेगा, किसी भी गार्बेज वैल्यू को उठा के बैक्स के इक्वेट कर देगा। और गार्बेज वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, अभी आपने देख भी रहे होंगे 5566 डिजिट्स की वैल्यूज होती हैं। तो और उसके बाद मैं जो नंबर्स इनपुट दे रहा हूँ वो 62 32 42 इस तरह के नंबर्स दे रहा हूँ। तो डेफिनेट सी बात है कि वो कभी भी उसको कंपेयर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि ये तरीकेकार गलत है। यानी कि तरीके का गलत से मुराद ये कि मैं इसको यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर सकता। एंड द रीजन इज, मतलब मुझे मिनिमम भी यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करना चाहिए। क्योंकि चूंकि एड्रेसेस गार्बेज वैल्यूज कुछ भी नहीं होते, वो मेमोरी एड्रेसेस होते हैं। लेकिन चूंकि मेमोरी एड्रेसेस नेगेटिव नहीं होते, इसलिए वो मिनिमम के ऊपर सही काम कर रहा है, लेकिन वो मैक्सिमम के ऊपर कभी भी सही काम नहीं करेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ से इसको कट करना चाहिए। और जब मैं वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दूं, ये देखें, जब मैंने इनपुट ले लिया है ना, मैं यहाँ पे ले आकर इन वैल्यूज को इनिशियलाइज करता हूँ, तो अब मेरा काम बिल्कुल सही हो जाएगा। लेट्स सी, कुछ रैंडम नंबर्स मैंने इनपुट कर दिए हैं और आप देख लीजिए कि 65 मैक्सिमम नंबर था इसके अंदर। एंड हियर वी आर हैविंग 65 21, ये भी 21 आ रहा है और सम भी बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यूज सही आ रही हैं। ऑलराइट, और मैंने वजह आपको बता दी है कि आप इनपुट लेने के बाद जब आपकी एरे इनिशियलाइज हो जाए उसके बाद फिर आप मैक्स और मिन की वैल्यूज सेट कीजिएगा। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट वाज नेक्स्ट। और क्या रिक्वायरमेंट थी कि हमें टोटल सेल्स हमने बता दी है। अच्छा, सालसा टाइप के सामने उसकी सेल आनी चाहिए। अच्छा, ये बात मैं आपसे बात कर रहा था कि हमें ये नहीं पता करना कि भाई कितनी कितनी सेल्स है, हमें उनके नाम पता करने हैं। ठीक है जी, हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट और लोएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट के नाम पता करना है। तो लेट्स सी। अच्छा, अब ये टोटल आ चुके हैं, मैक्सिमम मिनिमम की बात हो चुकी है, सालसा टाइप्स के नाम और उनकी सेल भी लिखवा देते हैं यहाँ पर ना। तो उसके लिए राशि बताया वो 5 है, तो उसके लिए मुझे लूप इस्तेमाल कर लेना चाहिए। दैट्स मोर बेटर एज कम्पेयर टू कि मैं एक एक करके सबको प्रिंट करूँ। तो मैंने यहाँ पे फॉर का लूप लगाया और अब मैंने यहाँ पे कहा कि भाई सबसे पहले जो सालसा है, सॉरी नेम की एरे है, वो लिखी हुई आएगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए इसको टैब का डिफरेंस दिया और उसके बाद नंबर ऑफ सेल्स इसके सामने लिखी हुई आ जाएंगी। ठीक है, मैं इसकी भी फॉर्मेटिंग भी बेहतर कर लूंगा। और इसकी फॉर्मेटिंग बेहतर करने के लिए मुझे ये चाहिए कि मैं सबसे पहले लिख दूं कि भाई सालसा टाइप और उसके बाद नंबर ऑफ सेल्स। ये मैं लूप के बाहर लिखा ताकि ये एक ही मर्तबा लिखा हुआ है। लेट्स सी कि व्हाट्स गोइंग ऑन। सो ज्यादा टैब का डिफरेंस हो गया, आप देख सकते हैं कि सालसा के टाइप्स और उसकी सेल्स आ रही हैं। बस फॉर्मेटिंग का मसला है, वो हम सही कर लेते हैं। सो मेरे ख्याल में हम यहाँ पे अगर एक मरतबा टैप कर दें तो दैट वुड बी मोर बेटर। या देखिए सालसा टाइप और उनकी सेल्स यहाँ पर आ गई हैं। अब ये टोटल आ रहा है और टोटल के अंदर भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टैब का डिफरेंस दे देते हैं।
सिर्फ इसको खूबसूरत बनाने के लिए, बाकी काम हमारा हो चुका है। ये देखिए, ये सालसा टाइप और उसकी नंबर ऑफ सेल्स आ गई हैं, ये इन सब का टोटल आ गया है। अब मिनिमम सेल किसकी हुई है और मैक्सिमम सेल किसकी हुई है, इसमें हमें वैल्यू नहीं बतानी, हमें इनके नाम बताने हैं। यानी कि अगर आप देखें तो मैक्सिमम सेल हुई हुई है हॉट की, तो हमें हमें यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे हॉट लिखा हुआ आना चाहिए, और मिनिमम सेल हुई है माइल्ड की, तो यहाँ पे माइल्ड लिखा हुआ आना चाहिए। आइए इसके ऊपर काम कर लेते हैं। इस काम को करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो एक आसान तरीका मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि देखिए, अभी तक हमारा हम लोग मैक्स और मिनिमम कैलकुलेट कर रहे थे ना। अब मुझे उनकी पोजीशन पता करनी है, उनका इंडेक्स पता करना है कि वो किस इंडेक्स के ऊपर मैक्सिमम या मिनिमम है। ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, दो वेरिएबल्स बनाता हूँ, एक बोलता हूँ इंडेक्स ऑफ मिनिमम और एक बोलता हूँ इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम। ठीक है जी, और इन दोनों को मैं जीरो से इनिशियलाइज करवा देता हूँ ताकि कोई गार्बेज वैल्यू आने का खदशा ना हो। और उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो मैं कंपैरिजन कर रहा था ये बिल्कुल सही था, ये कंपैरिजन करते रहिएगा। और उसके बाद मैंने कहा ये मैक्सिमम है ना, तो इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम यहाँ पर आ जाए। इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम किसके बराबर होगा, आई के ऊपर। गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये कंपैरिजन होता चला जाएगा, और जब जब भी नंबर ऑफ सेल का ith एलिमेंट मैक्सिमम से बड़ा होगा, वो वैल्यू को वो वैल्यू को स्वैप कर देगा। स्वैप करने का मतलब ये कि उस पोजीशन पर उस इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट बड़ा आ गया, और वही मेरे काम की चीज है, क्योंकि मुझे तो मैक्सिमम नंबर चाहिए। तो मैंने यहाँ से क्या किया, इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम निकाल लिया। अच्छा, उसके बाद जो 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 सलूक वहां पर किया है वही काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं मिनिमम के साथ। यानी कि आपने क्या करना है, ये वाला काम तो होता रहेगा ताकि वो स्वैपिंग सही तरह कर ले, और उसके बाद इंडेक्स ऑफ मिनिमम को बराबर कर दीजिए आप आई के। देखिए, ये जो है ना, ये नंबर ऑफ सेल्स को काउंट कर रहा है, ये इंडेक्स को काउंट कर रहा है। क्योंकि मेरी बात दोबारा समझने की कोशिश कीजिए कि मुझे अब की बार नंबर ऑफ सेल नहीं चाहिए, मुझे उसका नाम चाहिए, और उसका नाम लिखवाने के लिए मुझे उसका इंडेक्स चाहिए होगा। इसलिए मैं यहाँ पर इंडेक्स को अपने पास स्टोर कर रहा हूँ। ये काम करने के बाद आप यहाँ पर आइए और नेम के अंदर, ये चूंकि मैक्सिमम है तो इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम लिखवा दीजिए, और यहाँ पर आप नेम में इंडेक्स ऑफ मिनिमम लिखवा दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा इसको खूबसूरत करने के लिए \t कर दें। लेट्स सी, आई होप कि इट शुड वर्क। नंबर ऑफ सेल्स इनपुट दे देते हैं, और लेट्स सी। अच्छा, टोटल तो आ रहे हैं 263, जो कि पहले भी हमारा सही आ रहा था। मैक्सिमम बता रहा है ये हॉट, चेक कर लेते हैं। मैक्सिमम यस हॉट 100 इसकी वैल्यू है। मिनिमम इज स्वीट, मिनिमम इज स्वीट, यस दैट्स कूल। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और अब आप इसको इसको खुद सपोज कर सकते हैं कि आप किसी मेडिकल स्टोर के लिए, दराज के लिए, इम्तियाज के लिए, अमेजोन के लिए आप ये वाला काम कर सकते हैं कि आप नंबर ऑफ सेल्स बताएं, वो आपको बता देगा कि भाई उसके अंदर मिनिमम सेल किस प्रोडक्ट की हुई है, और मिनिमम और मैक्सिमम सेल किस प्रोडक्ट की हुई है, टोटल सेल कितनी हुई है। आप इसमें एवरेज भी निकाल सकते हैं, और आप इस तरह के और बहुत सारे काम इसमें कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो यस, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी. Till then, thank you very much. See you in the next video.